Hello friends, in this session we will talk about subject-verb agreement, the most controversial chapter of English language, because when it comes to subject plus verb agreement, it means जो आपका subject है और जो आपकी verb है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए पहले हमारे पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कितनी तरह का होता है। हमारा सब्जेक्ट दो तरह का होता है, इधर हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल। अब अगर हम बात करें वर्ब की, हमारी वर्ब भी इन्हीं दो कैटेगरी में बट जाती है। हमारी वर्ब भी सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना टोटली डिपेंड करता है टेंस पे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी, इसमें इफ योर वर्ब इज सिंगुलर, इफ योर वर्ब इज सिंगुलर, इट विल टेक एस और ई एस विद इट। बिना और एस और ई एस के यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट योर वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जोन के बाहर निकले और जनरली अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारी वर्ब एस और एस के साथ सिंगुलर बन रही है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसमें हम कंटिन्यूअस परफेक्ट सारे ले रहे हैं, इज, हैज, इन दोनों का होना, डज का होना मीन्स सब वर्ब इज सिंगुलर, इसको कहा जाता है सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, इज की जगह आर की, हैज की जगह हैव की, डज की जगह डू की, तो हमें कहा जाता है कि अब हमारी वर्ब जो है प्लूरल है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, इसको जज करना उतना टफ नहीं है। अगर बॉय लिखा है तो ये सिंगुलर है, बॉयज लिखा है तो ये प्लूरल है। वर्ब को जज करना भी उतना टफ नहीं है। इज एम आर, इज है, वॉज है, हैज है, ये सिंगुलर है। आर है, हैव है, डू है, ये प्लूरल है। लेकिन व्हाट अबाउट सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही V2 चलती है। नेगेटिव में डिड चलता है, और परफेक्ट में प्रेजेंट के पास तो हैज और हैव का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पास्ट के पास ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो हमारे पास हैड है सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो इन शॉर्ट किसी भी रूल को शुरू करने के पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ही यही है कि जो आपकी वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल ये जज करना आसान है, लेकिन वर्ब कभी कभी सिंगुलर है या प्लूरल ये जज करने में दिक्कत हो जाती है। जैसे स्टूडेंट अगर एस और एस का फंडा भूल गया तो वो सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो बेसिक भूल गया कि परफेक्ट के पास में सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड चलाता है, पास्ट नेगेटिव दोनों के साथ डिड चलाता है, और पास्ट अफर्मेटिव सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ V2 चलाता है। अगर आप ये बेसिक टेंस नॉलेज भूल जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि आपका टेंस का नॉलेज बेस जो है वो कमज़ोर है। तो अपने टेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चलाइए। अब जब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के शुरुआत होने की, तो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेके चलेंगे, बहुत आसान है। जो इधर पढ़ाया जाएगा अधिकतर चीज़ें आपने चैप्टर्स में देख ली हैं, तो वो आपकी रिवीजन हो जाएंगी और बहुत कुछ नया देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी चैप्टर के अंडर नहीं आती, फिर भी लैंग्वेज उनको आपको एग्जाम में एज अ क्वेश्चन देती है और आपको फंसा देती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1। जब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की, आपको याद रखना है टू टॉक अबाउट टू सब्जेक्ट्स।
अगर आपको किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में बात करनी है, टू टॉक अबाउट टू सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज कैन यूज। जब भी बात किन्हीं दो चीजों की हो तो लैंग्वेज के पास तीन ऑप्शंस होते हैं उन दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के। नंबर वन, ईदर और, नंबर टू, नीदर नॉर, नंबर थ्री, ईच अदर। ठीक है, तो देखिए जब भी लैंग्वेज दो के यूनिट की बात करेगी, दो सब्जेक्ट्स चलाएगी, मतलब राम श्याम। अब राम एंड श्याम ये सुनने में दो हैं, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैम राम एंड श्याम दो हैं तो ये तो एंड से चले हैं, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स ये कहाँ दो हैं? बॉयज तो ज्यादा हुए ना, गर्ल्स भी ज्यादा हुए, लेकिन ईदर, नीदर और ईच अदर में यूनिट कभी नहीं बढ़ेगा। टू मीन्स टू, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो लैंग्वेज जब दो सब्जेक्ट्स की बात करेगी तो लैंग्वेज के पास में ऑप्शन है ईदर और का, नीदर नॉर का और ईच अदर का। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चले ईदर चलाना है नीदर की ईच अदर? तो बहुत आसान है। ईदर और मतलब पॉजिटिव टॉक, आपकी जो भी बात है वो पॉजिटिव है। नीदर नॉर मीन्स नेगेटिव टॉक, आप जिस भी विषय पे बात कर रहे हो वो नेगेटिव है। और ईच अदर मीन्स न्यूट्रल, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब अगर किसी स्टेटमेंट में ईदर और लगा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या बात होगी, जो भी बात होगी वो पॉजिटिव होगी। नीदर नॉर लगा है तो जो भी बात होगी वो नेगेटिव होगी। हाँ, ईच अदर लगा है तो यू हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और इससे ज्यादा की पहचान बताऊं तो ईदर और, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। तो ईदर और कहां आएगा? इट विल चूज वन आउट ऑफ टू। तो याद रखने वाली पहली इंफॉर्मेशन क्या है? इधर और पॉजिटिव बात करते हैं और दो में से किसी एक को चुनते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ईदर गीता और सीता इज सिंगिंग। तो देखिए बहुत आसान है, कोई तो गा रहा है, या तो गीता या तो सीता, मतलब दोनों में से कोई एक गा रही है, ये पक्का है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप जिस भी काम की बात कर रहे हैं वो काम हो रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक जन उस काम को कर रहा है। नेगेटिव टॉक की जब हम बात करें, मतलब नीदर नॉर की बात करें, तो हम क्या याद रखेंगे? नथिंग आउट ऑफ टू। ये दोनों में से किसी को नहीं चुनेगा, दोनों को रिजेक्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल है, नीदर आई नॉर रोहन इज गोइंग देयर। चलो, अब हमने चूंकि कहा कि ये दो में से किसी एक को चुनेगा या दोनों को रिजेक्ट करेगा, तो दो में से किसी एक को चुन रहा है तो कोई एक अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। और ये दोनों को नकार रहा है, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। जब कुछ बचा ही नहीं है तो प्लूरल वर्ब लगा नहीं सकते, फिर ऑप्शन बचता है सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ईच अदर न्यूट्रल टॉक करता है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखी यहाँ पे, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, या फिर राम एंड श्याम आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, फुल स्टॉप। अब देखिए, मेड फॉर ईच अदर लिखा है,
पढ़ने में ये फिल्मी डायलॉग लगता है कि मेड फॉर ईच अदर, मतलब हम जोड़ी अच्छी है ये कहना चाह रहे हैं, बट क्या पता दोनों एक साथ भयंकर एक लड़ाके हों, दोनों की एक दूसरे के साथ बनती ना होता हो। जो लोग बिल्कुल नेगेटिव होते हैं वो भी जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, हम क्या कहते हैं, एक जैसे ही हैं दोनों। तो मेड फॉर ईच अदर हमेशा पॉजिटिव के लिए नहीं कहा जाता, नेगेटिव के लिए भी तो कहते हैं। जब बिल्कुल नेगेटिव लोग एक जैसे हो जाते हैं, जब दो लोग बिल्कुल बहुत गर्म दिमाग के हैं, बात बात पे लड़ने लगते हैं, अगर ऐसे लोग भी एक साथ हैं हम तब भी कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, लड़ने दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल टॉक, जब आपको जज करना पड़े कि ये पॉजिटिव कि नेगेटिव। जैसे राम एंड श्याम आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, हाउ डू वी नो कि ये बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नहीं पता ना। तो आपको याद रखना है कि अगर लैंग्वेज किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहेगी तो लैंग्वेज के पास ऑप्शन रहेंगे ईदर और, नीदर नॉर, ईच अदर का। ईदर और की टॉक हमेशा पॉजिटिव होगी, दो में से किसी एक को चुना जाएगा। अब दो में से किसी एक को चुना जा रहा है तो वर्ब रहेगी सिंगुलर। नीदर नॉर की टॉक क्या होगी, दोनों में से कुछ नहीं, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, टॉक नेगेटिव होगी, दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया गया है, कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, तो हमने वैक्यूम भरने के लिए वर्ब ली सिंगुलर। इसके बाद आता है ईच अदर। ईच अदर की टॉक न्यूट्रल होती है, जिसमें हमें खुद की रैशनल बुद्धि से जज करना पड़ता है कि वेदर टॉक इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, दो के बारे में बात करने के लिए तो लैंग्वेज ने हमको ईदर, नीदर और ईच अदर दे दिया, लेकिन अगर यूनिट दो से बड़ा हो गया तो कहाँ पे लिखा है कि हम सिर्फ दो के बारे में ही एक साथ बात कर सकते हैं? हम दो से ज्यादा लोगों की भी तो बात एक साथ करते हैं। सारी क्लास में अगर स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर एक साथ में सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना चाहे तो टीचर दो दो की बात थोड़ी करेगी कि दो स्टूडेंट हैं, टीचर एक साथ सबको रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम नेक्स्ट टाइटल बनाएंगे रूल नंबर 2 एंड द स्टेटमेंट इज टू talk about more than 2। ठीक है, अगर यूनिट दो से बड़ा हो गया तो क्या करना है? अगर यूनिट दो से बड़ा हो गया तो any of the, none of the और वन अनदर। ठीक, बहुत आसान है। यूनिट दो से बड़ा हो गया तो एनी ऑफ द मतलब टॉक इज पॉजिटिव, पॉजिटिव टॉक। नन ऑफ द मतलब टॉक इज नेगेटिव। इसी तरह अगर आपकी टॉक न्यूट्रल हो गई है और दो से ज्यादा लोगों के बीच में है तो ईच अदर को रिप्लेस कर देगा वन अनदर। दो के बारे में बात करनी है, पॉजिटिव तो ईदर और, नेगेटिव तो नीदर नॉर, न्यूट्रल तो ईच अदर। लेकिन दो से ज्यादा के बारे में बात करनी है, पॉजिटिव तो एनी ऑफ द, नेगेटिव तो नन ऑफ द, न्यूट्रल तो वन अनदर। चलिए एग्जांपल्स लिख के देख लेते हैं हम लोग। हमने लिखा एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट एन essay। Any of the student can write an essay। कोई भी स्टूडेंट ऐसे लिख देगा, व्हाट्स बिग डील, ऐसे लिखने में क्या बड़ी बात है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना। मैंने ये नहीं कहा कि राम शाम में से कोई एक ऐसे लिख देगा, मैंने ये कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऐसे लिख देगा। तो कोई भी स्टूडेंट कह रही हूँ मतलब स्टूडेंट दो से ज्यादा है और मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ कि किसी से भी लिखवा लो, लिखा जाएगा। अब आता है नेगेटिव में नन ऑफ द, तो मैंने यहाँ पे लिखा नन of the faculty is welcomed by management। तो स्टेटमेंट क्या है कि मैनेजमेंट ने किसी भी फैकल्टी को वेलकम नहीं किया, किसी भी फैकल्टी का रिगार्ड नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया।
तो यहाँ पे none of the faculty का मतलब ही यही है कि फैकल्टी एक से ज्यादा थी। अब यहाँ पे आप फैकल्टी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप फैकल्टीज भी लिख सकते हो। इसके बाद मैं आपको रूल ऑफ सैनम पढ़ाऊंगी, जो आपने प्रोनाउन में पढ़ा भी है कि वाई यहाँ पे फैकल्टीज एंड फैकल्टी बोथ आर करेक्ट, तो वो रूल ऑफ सैनम में आपको आ जाएगा। प्रोनाउन में आप एक बार पढ़ भी चुके हो, तो यहाँ पे फैकल्टी या फैकल्टीज को देख के डाउट नहीं करना है, बोथ आर करेक्ट। अगर नन ऑफ द फैकल्टी है तो इज लगेगा, नन ऑफ द फैकल्टीज हैं तो आर लगेगा। ये दोनों ही करेक्ट हैं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोनाउन के चैप्टर में रूल ऑफ सैनम पढ़ा है आपने, तो ये रूल ऑफ सैनम का ही हिस्सा है। ओके उसके बाद आते हैं न्यूट्रल टॉक में। न्यूट्रल टॉक में हमने लिखा है ऑल द फार्मर्स शुड हेल्प one another during the time of crisis, कि सारे फार्मर्स को विपदा के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब मैंने ये नहीं कहा कि एक फार्मर को दूसरे फार्मर की हेल्प करनी चाहिए, अब ये स्टेटमेंट न्यूट्रल है ना। अब टाइम क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। लेकिन फार्मर्स को मिल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्लॉय करना चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्लान करना चाहिए, ये नेगेटिव है ना। तो वन अनदर कैन एक्सप्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, लेकिन any of the will express only positive, none of the will express only negative. Similarly, either or will express positive, neither negative, each other neutral. Similarly, any of the positive, none of the negative, one another neutral। तो आपको याद रखना है, बात सिर्फ यूनिट के 2 से कम या 2 से ज्यादा होने की है। 2 से कम है पॉजिटिव है तो ईदर, 2 से बढ़ा तो एनी ऑफ द, 2 से कम है नेगेटिव है तो नीदर, 2 से बढ़ा नेगेटिव है तो नन ऑफ द। ओके, और 2 के बीच में है और न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है तो ईच अदर, लेकिन 2 से ऊपर है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तो वन अनदर। अब आपने 2 रूल पढ़ लिए, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल। चलिए अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 1 और 2 में आपने क्या पढ़ा? रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा ईदर और, नीदर नॉर और ईच अदर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा एनी ऑफ द, नन ऑफ द और वन अनदर का यूज है क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं मेनी वर्सेस many a or an. This is your title, many versus many a or an। जब हम बात करते हैं many की, many का मतलब क्या होता है? many का मतलब होता है ढेर सारा। तो फॉर्मूला रहेगा आपका many प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। देखिए इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, मैनी का मीनिंग ही होता है बहुत सारा, तो जिसका मीनिंग ही बहुत सारा है उसका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा और उसकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो हमने सिचुएशन लिख दी मैनी स्टूडेंट्स आर waiting for their teacher। Okay, this is our statement. Now the question is, what if someone changed this statement from many students are waiting for their teacher to many student is waiting for his or her teacher। चलो
हमने एक सिचुएशन एज्यूम कर ली कि ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो हमें पता ही है कि मैनी के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है और वर्ब के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन प्लूरल होता है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को बदल के इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए दैट मैनी स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर हिज और हर टीचर, तो हम क्या करेंगे? बट ऑब्वियस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पेपर में करके आते हैं कि वो इस पार्ट को गलत कर देंगे कि मैनी के साथ में सिंगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि अगर कभी मैनी के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हो, सिंगुलर वर्ब लगी हो और सिंगुलर प्रोनाउन लगा हो तो उस स्टेटमेंट को गलत नहीं करना, आपको उसमें गलती ढूंढने की बजाय उसको करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैनी के साथ कभी सिंगुलर स्टेटमेंट लिखी गई तो मैनी अपने आप में थोड़ा सा अपडेशन करेगा और साउंड के अकॉर्डिंग अपने आप में ए या एन को ऐड कर लेगा और जैसे ही ये ए या एन में से कुछ ऐड होगा वैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा और वर्ब भी प्लूरल से क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। तो अब आप याद रखेंगे कि अगर मैनी के साथ में कभी सिंगुलर स्टेटमेंट लिखी हो तो स्टेटमेंट गलत करने की बजाय अपने साउंड को ध्यान रख देना कि साउंड कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। कॉन्सोनेंट हो तो लगा दो ए, वॉवल हो तो लगा दो एन। तो आप याद रखेंगे मैनी के साथ में पूरा पैटर्न प्लूरल होता है, लेकिन अगर मैनी के साथ में कभी सिंगुलर स्टेटमेंट लिखी हो तो स्टेटमेंट को गलत नहीं करना। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर सही है। इसको गलत करने की बजाय व्हाट विल यू डू, आप मैनी के साथ में साउंड को देखेंगे। जो आपका सब्जेक्ट लगा है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है कि वाल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो मैनी के साथ ए लगा देंगे, वाल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो मैनी के साथ एन लगा देंगे। इसी को कहते हैं मैनी वर्सेस ए और एन। आई बिलीव आपको फॉर्मूला नंबर 3 जो है क्लियर हो गया है। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 के बाद बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे वन ऑफ द को कैसे यूज करते हैं। ओके, टाइटल इज वन ऑफ द। ओके, तो आप याद रखेंगे असल जो टाइटल है वो इतना ही है, वन ऑफ। ये लिखा हुआ अच्छा लगे इसलिए लैंग्वेज इसके साथ में द ऐड कर देती है और इसके साथ में द की जगह पे दीज भी हो सकता है और दोज भी हो सकता है। ओके, तो इट कैन बी वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन आउट ऑफ सो मैनी। तो हम यहाँ पे इसका मीनिंग लिख लेते हैं, वन आउट ऑफ मैनी। बहुत में से किसी एक को निकालने के लिए वन ऑफ द का यूज होता है। जैसे मैंने अपने हाथ में 3 मार्कर पकड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें से मैं एक ब्लू निकाल लूं तो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द, कि इनमें से, दिस इज इनमें से मुझे एक मार्कर दे दो। तो ध्यान से समझो, मेरे पास कितने मार्कर हैं? 3, ज़्यादा है ना। इनमें से मैं एक को निकाल रही हूँ। बस यही आपका फॉर्मूला बन गया कि जब भी बात होगी वन ऑफ द की तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। हाउ कम? मैंने अपने हाथ में 3 मार्कर में से एक मार्कर अलग किया, तो जिसको अलग किया मतलब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन ऑफ द के लिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। उसके बाद से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या रहेगी? बट ऑब्वियस सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब प्लस, अब अपने फॉर्मूला को लिखिए। योर फॉर्मूला इज, क्या है आपका फॉर्मूला? वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ दीज भी हो सकता है, वन ऑफ दोज भी हो सकता है, तो स्टक नहीं रहना कि वन ऑफ द ही हो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द प्लस
अब एक मार्कर को मैंने कितने मार्कर्स में से निकाला था, 3 मार्कर में निकाला था ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुए, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, प्लस प्लूरल ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर्मूला रेडी हो गया। वन ऑफ द का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन उस सिंगुलर को हमने चूंकि ज्यादा में से निकाला था तो ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा प्लूरल। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी, सीता इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। देखो सीता क्या है, एक स्टूडेंट है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसकी बात करी, सीता की बात करी, तो बहुत सारे में से एक को निकाला, ऑब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, इस वजह से वर्ब सिंगुलर। तो ये रहा आपका वन ऑफ द। तो पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिए, जहां भी आपको वन ऑफ द, वन ऑफ दीज या वन ऑफ दोज दिखे, वही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। इसके बाद अपनी स्टेटमेंट को कैरी फॉरवर्ड करके लिख लीजिए जो भी लिखना है। दैट इज सीता इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स दैट आर trying hard to solve this puzzle। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से सीता भी एक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि व्हाट एग्जामिनर विल डू, एग्जामिनर इसको इज बना देगा, दैट सीता इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स दैट आर की जगह पे लिख देगा हु इज ट्राइंग। तो आप मेरी बात याद रखिए, जब भी बात होगी वन ऑफ द की। चलिए हम इसको जिस तरीके से पेपर में एरर आना है उस तरीके से एक बार लिख के देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज सीता इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स who is trying hard to solve this puzzle। जो भी हमारी सिचुएशन है आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहाँ पे who is रहने दिया तो ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सीता के बारे में बात कर रही है कि सीता इज वन ऑफ दो स्टूडेंट हु इज ट्राइंग। तो अगर सिर्फ सीता को ही तुमने स्टेटमेंट में डोमिनेंस देनी है, सीता को ही प्रायोरिटी देनी है, तो फिर सीधी सीता के बारे में ही बात करते हैं, दैट इज सीता इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू सॉल्व दिस पजल। बाकी स्टूडेंट को बीच में लाने का कोई फंडा ही नहीं था, लेकिन हम बाकी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके सीता की बात कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, जब भी आपका वन ऑफ द का फॉर्मूला लगा होगा तो सब्जेक्ट के हिस्से में सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। फिर से सुनिए, जब भी वन ऑफ द का फॉर्मूला लगा होगा तो सब्जेक्ट के हिस्से में सिर्फ सब्जेक्ट का खुद का नाम आएगा और उसकी वर्ब आएगी, बाकी रिमेनिंग सारा पोर्शन ऑब्जेक्ट के हिस्से में जाएगा। तो यहाँ पे हु की जगह पे आएगा दैट और इज की जगह पे आर। मैंने बिल्कुल आसान करके आपको फॉर्मूला समझाया है कि जब भी वन ऑफ द का फॉर्मूला लगा हो तो सब्जेक्ट के हिस्से में केवल पूरी स्टेटमेंट में दो ही बातें आएंगी, एक सब्जेक्ट का खुद का नाम, दूसरा सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। रिमेनिंग पूरी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी और चूंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो रिमेनिंग सारी स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें बचेंगी वो सारी की सारी प्लूरल होंगी। दिस इज अबाउट रूल ऑफ वन ऑफ द, जिसको हम वन ऑफ दीज भी कह सकते हैं, वन ऑफ दोज भी कह सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में हमने वन ऑफ द लगाया था, यहाँ पे हमने वन ऑफ दोज लगाया है, तो आप इधर वन ऑफ द स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, लेकिन इट वुड बेटर वन ऑफ दोज लगाना। वन ऑफ द लगाने का स्टेटस अलग है, वन ऑफ दीज लगाने का स्टेटस अलग है। तो आप याद रखेंगे दीज, द या दोज देख के कंफ्यूज नहीं होना, असल फॉर्मूला वन ऑफ है तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लूरल चलेगा आपका। दिस इज ऑल अबाउट योर रूल नंबर 4। ठीक है, चलिए इसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है दैट इज मोर देन वन
वर्सेस मोर देन 2 3 4 कितना भी। चलिए हम पहले आपका टाइटल लिखते हैं। हमारा टाइटल है मोर देन 1। ओके, इट विल रिमेन सेम, मोर देन 1। इधर हमने लिख दिया वर्सेस का निशान और फिर हमने लिखा मोर देन, it can be 2, it can be 30, it can be 100 etc। बस यूनिट 1 से ऊपर जाना चाहिए। मोर देन 1 इज फिक्स, ठीक है। मोर देन 1 के साथ लैंग्वेज कोई छेड़खानी नहीं करेगी, ये तो 1 ही रहेगा। इसके ऑपोजिट जब रूल बढ़ा तो देखिए 1 के ऑपोजिट आया 2, फिर 2 के बाद मैंने लगाया 30, फिर लगाया 100 और फिर लिखा ETC। मतलब मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी यूनिट हो सकता है। अगर स्टेटमेंट, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो कुछ आपको बता रही हूँ इसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, ये कभी 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 नहीं बदलेगा। तो इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, जो समझाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, उसको एज इट इज़ लर्न कर दीजिए और पेपर में बिल्कुल आंखें बंद करके चला दीजिए। जब हम बात करते हैं मोर देन 1 की, मोर देन 1, समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये देखते हैं कि एक से ज़्यादा, मोर देन 1 का मतलब ये है ना कि एक से ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट शुड बी प्लूरल। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना। एक से ज़्यादा कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एक हमारे पास है, ये श्योरिटी है। फिर से सुनिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोर देन 1 का बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हैं कि एक से ज़्यादा, लेकिन वो एक से ज़्यादा कितने हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये जो 1 है ये तो कंफर्म है कि ये तो मेरे पास है ही है। अगर मोर देन 1 लिखा हो तो कभी नहीं बदलेगी ये बात, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और इसकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो मोर देन 1 क्या करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जैसे ही यूनिट 1 के ऊपर चला गया, मैंने यहां पे लिख दिया मोर देन 5, मैं इधर 2 भी लिख सकती थी, 20 भी लिख सकती थी, 500 भी लिख सकती हूँ, 5000 भी लिख सकती हूँ। यूनिट 1 से ऊपर लिखना है। अभी भी हम मोर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा, अभी भी हम इस यूनिट पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपकी स्टेटमेंट मोर देन चलाए, मोर देन चलाए और उसके बाद से आपको यूनिट दिखाए, तो आप यूनिट के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर यूनिट 1 होगा तो स्टेटमेंट सिंगुलर रहेगी, लेकिन अगर आपका यूनिट 1 से ऊपर चला गया तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा और आपके सब्जेक्ट के प्लूरल होते ही आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो हमने एग्जाम्पल लिखी, more than 1 candidate is trying to submit his research paper। okay, this is research paper। अब इसी एग्जाम्पल को बदल देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे मोर देन 5। तो जैसे ही हमने 5 लिखा, हमारा कैंडिडेट बन जाएगा, कैंडिडेट्स इज बन जाएगा आर ट्राइंग टू सबमिट और हिज बन जाएगा देयर। क्यों? क्योंकि अब हमारे कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं तो हम हिज की जगह पे देयर लगाएंगे। तो दिस इज योर फॉर्मूला। इफ योर स्टेटमेंट इज स्टेटिंग मोर देन 1, मोर देन will remain common, more than
1 या 1 से ऊपर कोई भी यूनिट। तो हर बार अपने यूनिट पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर यूनिट 1 है तो स्टेटमेंट सिंगुलर रखिए, अगर यूनिट 1 से बड़ा हो जाता है तो अपनी स्टेटमेंट को कर दीजिए प्लूरल। ये हो गया आपका रूल नंबर 5, जिसका नाम था मोर देन 1 वर्सेस मोर देन 2, 30, 100 एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, आपको याद रखना है, आपको यूनिट पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। और यूनिट इन्फिनिट हो सकते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते कि 2, 3, 4, 5 तक ही रहेगा, वो कितना भी बड़ा यूनिट लेके चल सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इफ कंजंक्शंस लाइक। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू कंजंक्शंस, कंजंक्शन की लिस्ट एंडलेस है। लैंग्वेज के पास बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस हैं, तो आपको याद रखना है ये रूल सारी कंजंक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल और केवल उतनी ही कंजंक्शंस के लिए चलेगा जितनी मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे दूंगी। तो कंजंक्शंस लाइक ईदर और, neither nor, not only but also, nor and or। 5 कंजंक्शंस हैं। अगर आपको आपकी स्टेटमेंट में इन 5 कंजंक्शन में से कोई भी दिखती है तो अब आपका फॉर्मूला लिख रही हूं, वर्ब विल एग्री विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लोज टू इट। चलिए, ये तो हमारा रिटन रिकॉर्ड हो गया। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? चलिए, इनमें से कोई भी कंजंक्शन उठाते हैं। हमने उठा ली नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एग्जाम्पल लिखी, नॉट ओनली कोमल बट ऑल्सो हर फैमिली मेंबर्स। ठीक, आगे की स्टेटमेंट छोड़ देते हैं और फिर से स्टेटमेंट को लिखते हैं, नॉट ओनली कोमल बट ऑल्सो हर हस्बैंड। ओके, चलो अब समझो हमने क्या फॉर्मूला लिखा है। हमने लिखा है इफ कंजंक्शंस लाइक ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। ठीक है, यहां पे ऐड कर लीजिए विल कंबाइन सब्जेक्ट्स देन। जब भी आपकी ये 5 कंजंक्शंस किन्हीं भी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगी, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे कोमल और उसके हस्बैंड 2 हैं, लेकिन यहाँ पे कोमल और उसके फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स कितने हैं वी डोंट नो। ओके, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना भी चाहें उनको कंबाइन कर सकती हैं। अगर ये कंजंक्शंस आपके सब्जेक्ट्स को कंबाइन करती हैं तो आप क्या करेंगे? वर्ब विल एग्री। वर्ब एग्री करेगी किसके साथ? विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लोज टू इट। जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब बट ऑल्सो तक बात खत्म हो गई। यहां पे हमको क्या लगाना है? अब हमको वर्ब लगानी है ना, तो वर्ब के पास कौन है? फैमिली मेंबर्स। तो हम इधर क्या रखेंगे? इधर लिखेंगे आर कमिंग। और यहां पे वर्ब के पास क्या है? हस्बैंड। हस्बैंड कितने हैं? सिंगुलर। यहां पे लिखेंगे इज कमिंग। ये तो हुई आपकी बुकिश नॉलेज की बात, जैसा बुक्स में लिखा होता है। आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखने का कारण ये है, तरीका ये है कि जब भी ये 5 कंजंक्शंस
किन्हीं भी सब्जेक्ट को जोड़ें तो आपने कंजंक्शन का एंड देख लेना कहाँ है। जैसे ईदर का एंड और है, नीदर का नॉर है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो था, तो कंजंक्शन का एंड देख लो, ठीक है। एंड के बाद जो सब्जेक्ट लिखा हो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वो सिंगुलर है तो सब वर्ब सिंगुलर बना दो, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल बना दो। देखो एक एग्जांपल और करके दिखाती हूँ तो आपको याद आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सीता और गीता, यहाँ पे जगह छोड़ दी आपकी ब्लैंक की। अब देखिए और से जुड़ी है चीजें, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और इनमें से एक कंजंक्शन काम कर रही है और। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर इन पांचों में से कोई भी सब्जेक्ट्स को जोड़ रही है तो कंजंक्शन कहाँ खत्म हो रही है उस एरिया को पकड़ लो। अब और का कोई सपोर्टिंग सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो और अपने आप पे ही खत्म हो जाएगी। इधर नॉट ओनली बट ऑल्सो में तो बट ऑल्सो था ना सेकंड हाफ, इसका कोई सेकंड हाफ है ही नहीं। तो जहां कंजंक्शन खत्म होती है पूरी तरह से उसके बाद का सब्जेक्ट देखो। अब गीता क्या है, सिंगुलर है ना, गीता हैज डन हर वर्क। लेकिन अगर यहां पे गीता की जगह पे होता सीता और हर ब्रदर्स ऐसा होता तो फिर हम सीता की जगह पे ब्रदर्स को देखते, इधर लगा देते हैव और इधर लगा देते देयर। क्लियर, गेटिंग। एक और कर देती हूँ ताकि आपकी क्वेरी बिल्कुल रहे ना, आपको डाउट रहे ना। हमने लिख दिया इधर हरी और हिज सिस्टर्स। देखिए कंजंक्शन खत्म कहां पे खत्म होती है, इधर का एंड कहां है, और पे है। और के बाद देख लो क्या है, क्या है, सिस्टर्स है, प्लूरल है। हिज सिस्टर्स आर एंजॉइंग, फुल स्टॉप। तो बहुत इजी है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर जहां भी लगी होंगी वहीं पे आपको क्या करना है, आपको कंजंक्शन कहां खत्म हो रही है वो देखना है। फिर से रिपीट कर रही हूं, जहां ईदर का खत्म होती है और पे, तो जहां और दिख जाए कंजंक्शन खत्म। नीदर खत्म होती है नॉर पे, जहां नॉर दिख जाए कंजंक्शन खत्म। नॉट ओनली खत्म होती है बट ऑल्सो पे, जहां बट ऑल्सो दिख जाए कंजंक्शन खत्म। और नॉर अपने आप में सिंगुलर हैं। तो कंजंक्शन के खत्म होते ही तुरंत जो सब्जेक्ट लगा होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा दो। वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रखो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रखो। दिस इज ऑल अबाउट कंजंक्शंस फॉर्मूला, जिसमें आपको इन पांचों कंजंक्शंस को बिल्कुल रट्टा मार लेना है। इन पांच के अलावा सिक्स्थ कंजंक्शन नहीं है जो इस पेयर में ऐड की जा सके, तो आप इजीली लर्न रख सकते हो। इसमें ईदर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है और नॉर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद से हम कनेक्टर की, कि कनेक्टर कैसे आपकी स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं।